Hello students, welcome in CGC online classes. Myself आशीष श्रीवास्तव, पेड सेकेंड सेमेस्टर के पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने इस सिलेबस में यूनिट सेकेंड के हम लोगों ने थर्ड पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि हम लोग यूनिट सेकंड के सब्जेक्ट कंटेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेकंड के सब्जेक्ट कंटेंट पर ही आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उसी से रेफरेंस में हमने आज का जो लेक्चर बनाया है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस के टॉपिक से। आपको इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अलग अलग टॉपिक्स में दिया हुआ है, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड डिफॉरेस्टेशन, इस तरीके से कई आपके टॉपिक दिए हुए हैं। अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक लेक्चर में हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज़ है एज ए होल, और इसमें बेसिकली ज़्यादातर आपका इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्रेशन। ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वैसे इस एग्ज़ाम्स में आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बनते हैं, इसलिए आपको इसमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट, जैसे हमारा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट इशूज जो आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल इशूज़ किसी तरीके का स्पेसिफिकली किसी के द्वारा नहीं, जबकि हम ही लोग जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एनवायरनमेंट में जो किए गए एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में एक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है ये पॉल्यूशन ही है, जो हमारे एनवायरनमेंट को एक बेहतर तरीके से हमारा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसमें एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो सबसे बड़े जो ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रही है, जो क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है कि किसी तरीके का जो एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट है, जो समय में जो आपका सीज़न होना चाहिए उस सीज़न में उस तरीके का क्लाइमेट है नहीं। तो क्लाइमेट चेंजेस का, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इन सभी का आपका ये एक एनवायरमेंटल इशू जो है वो हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो लगातार चेंजिंग हो रही है, तो इस तरीके से हमें उसके बारे में अवेयर होना है कि ये एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, और किस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस निकालें कि जो भी जितने भी 100% इसको हम कम कर सकते हैं, तो इसको हम कम किया जा सके। आप देख भी रहे हो, विद अ मैसिव इंक्रीज इन नेचुरल डिसास्टर, वार्मिंग एंड कूलिंग पीरियड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर पैटर्न्स, ये भी आपका एक बेसिकली यदि हायर रीजन में देखा जाए तो ये भी आपका है। तो इस तरीके से हमको इस पर काम करना है, इसके प्रिकॉशंस को समझना है कि किस तरीके से जो भी हम अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जब हम अपने प्लेनेट पर फेस कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो विद इन हमारे जो 100 सेंचुरीज़ जो हमारे से पिछले की बात करें, तो हमारे पॉपुलेशन की भी एक
भारी बढ़ोतरी हुई हुई है और इसके कारण जो हमारे रिसोर्सेस हैं उस पे कहीं न कहीं एक दबाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है? जैसे कि हमारे वाटर है, होम है, बिजली है, सड़क है, वाहन है, इन सभी वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इन पर जो काफ़ी दबाव पड़ रहा है और जो हमारे एयर हैं, वाटर हैं, सॉइल है, जो पोल्यूशन है, इसके थ्रू हमारे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी आज की आवश्यकता है कि इस विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने और इनको अपक्षय को रोकें और इसको प्रदूषित होने से बचाएं। ठीक है? जैसे कि हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आप लोग जानते होंगे, इसे पारित किया गया है। तो ये भी इसमें अलग अलग जो आपके अवांछनीय परिवर्तन हैं, जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हैं, हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारे करेंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जो कि आपको सिलेबस में भी पढ़ना है और आपको जानना भी है उसके बारे में, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्रेट कंसर्न इन टुडेज सिनारियो। जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे मैंने बात किया कि आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि दिस प्रॉब्लम हैज़ सरफेस्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। आप पिछले 100 शताब्दी से आप इसको देखते हुए आ रहे हो और सबसे बड़ा जो मेजर इसमें जो कॉज आता है क्लाइमेट चेंज का, वो आपका आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? इसको आपको हम डिटेल में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका ये इम्पोर्टेंट है। अभी आपको बस इसको टॉपिक वाइज समझिए। तो ग्रीन हाउस इसका मेजर कॉज है। जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैव सेवरल डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स सच एज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, चेंजेस इन सीजन्स, एपिडेमिक्स। तो जो इन्वायरमेंटल चेंज का जो मेन इम्पैक्ट्स भी है वो ग्लेशियर, क्योंकि हमारे अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ग्लेशियर्स का मेल्टिंग होना भी हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस का, सीजन का चेंजेस होना, ये सभी इसके अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो इशूज है ग्लोबल वार्मिंग। Global warming means the burning of fossil fuels emissions from the automobiles and chlorofluorocarbons add to the greenhouse gases in the atmosphere. तो द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स का इस तरीके का जलना, ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के इंडस्ट्रियल एरिया का ज़्यादा डेवलपमेंट होना और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा इंक्रीज़ होना, तो दिस हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर। तो सबसे बड़ा मेजर कॉज आता है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है इसको कहीं ना कहीं ये हमारे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ही हमारे ग्लोब के स्ट्रक्चर के रूप में से हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको भी अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इशूज़ के बारे में जानिए कि हमारे एनवायरमेंटल इशूज़ क्या क्या हैं। नेक्स्ट हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज़ अ लेयर ऑफ कंसनट्रेटेड ओजोन गैस। ठीक है? मेनली आपका क्या है, ओजोन लेयर जो है आपका कंसनट्रेटेड ओजोन गैस के लेयर से संबंधित है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या करता है, ये हमारे सूरज के जो पैरा बैगनी किरणें हैं उनसे कहीं ना कहीं
ये क्या करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल करती हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू इसकी क्या होता है, जो कहीं ना कहीं दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए। तो विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड एवरीडे लाइफ। हमारा इंडस्ट्रीज़ में ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एवरीडे हम इसको यूज करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, ये भी एक आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज है, पर्यावरणीय मुद्दा है, जो आज के टाइम में जो हमारे अर्थ टेम्परेचर है उसके साथ साथ ये भी एक हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज में एक सबसे बड़ी एक कमी के रूप में भी देखने को मिल रहा है। आपने इसमें देखा भी होगा, यदि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस के स्टडीज़ में यदि आपने पढ़ा होगा, तो यदि हम केमिस्ट्री के 11th की यदि हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो खराब ओजोन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो निम्नतर वायुमंडल जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में बनता है, ट्रोपोस्फियर उसमें बनता है और जिससे पौधों और प्राणियों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी होता है जो इसके ऊपरी भाग यानी समताप मंडल जिसे बोलते हैं, उसे स्ट्रेटोस्फियर में ये क्या हो जाता है, पाया जाता है। यह सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनी विकिरण जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उसके DNA और प्रोटीन, खासकर जो भी हमारे UV रेज हैं उनको ये क्या करता है, अवशोषित करता है। और इसकी जो हायर एनर्जी है इन अणुओं के रासायनिक केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये भंग करते हैं। और इस प्रकार जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सजीवों के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो जो हमारे एनवायरमेंटल है उसके निचले भाग से लेकर एक उनके शिखर तक के जो वे वायु स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई है, यदि उसको किस मेजर से नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, तो इस आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ये ओजोन गैस सतत रूप में बनती रहती है। ठीक है, तो समताप मंडल में हम बात कर रहे थे तो ये ओजोन के उत्पादन और इसके अवक्षय का कहीं ना कहीं हमारे एक संतुलन होना चाहिए। हाल ही में जो CFC है, जो गैस हम अभी बात कर रहे थे इसकी, CFC के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है। कि वायुमंडल में के निचले भाग में जितने भी उत्सर्जित जो CFCs हैं ऊपर की ओर उठता है और ये कहा जाता है समताप मंडल में। समझिएगा ध्यान से। और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं जिसके कारण C1 परमाणु का रिलीज होता है। C1 परमाणु का रिलीज होता है और C1 के कारण ओजोन का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत क्या हो गई है, एक कहीं ना कहीं काफ़ी पतली हो गई है। क्योंकि समताप मंडल में ओजोन का जो अवक्षय है वो विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह जो अवक्षय है वो एंटार्कटिक क्षेत्र में
खासकर विशेष रूप से अधिक होता है, और इसी को ही जिसे हम सामान्यतः हम ओजोन होल कहते हैं। ठीक है। अब इस पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट की अपेक्षा जो छोटे रूप में जो तरंग दैर्ध्य हैं, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, इस पराबैंगनी यूवी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बशर्ते कि ओजोन का जो स्तर है वह ज्यों का त्यों रहे। इस तरीके से हमारे इस केमिकल्स का हमारे कहीं न कहीं इस जो हमारे सिक्योरिटी के रूप में हमारे अर्थ में ये देखने को मिलता है, इसका कहीं न कहीं हमारे ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। जैसा कि ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में 1987 में एक मॉन्ट्रियल है आपका प्लेस जो कि कनाडा में है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये संधि जो है वो 1989 से ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, प्रभावित हुई, और ओजोन अवक्षयकारी जो पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और अधिक इस पर प्रयास किए गए, और प्रोटोकॉल में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए, जिससे कि जो CFC है और अन्य ओजोन अवक्षयकारी रसायन हैं उसके उत्सर्जनों को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये हो रहा ओजोन लेयर डिप्लेशन का कुछ ब्रीफ हिस्ट्री उसके बारे में। तो जो क्लोरीन इन दिस कंपाउंड्स डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, जैसा कि मैंने इसको समझाया हुआ है इसके बारे में। वाटर पोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू रिवर्स, ओशियंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स व्हिच चेंजेस द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। इसके बारे में आप बेसिकली आप अच्छे से जानते हैं। जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे वो चेंजेस फिजिकली, केमिकली, चाहे वो बायोलॉजिकली कंडीशन हो, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारा पड़ रहा है। और यही पॉल्यूटेड वाटर जो हैं वो लैक्स जो हमारे ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि वाटर हमारा मेन सोर्स है हमारे लाइफ के लिए, तो हमारी ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि हमारे इस तरीके के पोल्यूशन को हमें क्या करना है, दूर करना है। इसके बाद एयर पोल्यूशन है आपका, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल है, एरिया है, वहाँ से कम अभी हम इसके प्रिवेंशन, इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे ही। तो जितने भी फ्यूल्स का फॉसिल है ये कहीं ना कहीं हमारे एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। Solid waste management is defined as the discipline associated with the generation, storage, collection, transfer, and transport. It is the processing and disposal of solid waste in the manner that it does not have a harmful effect on the environment. ये भी हमारे इस मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट का उस तरीके का एक आपका एक इशूज़ के अंतर्गत आता है कि जितना सीक्वेंस में, जितना इसमें हमें मैनर में इसके वेस्टेज होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस नहीं है। तो ये भी हमारे एक एनवायरमेंटल इशूज़ के अंतर्गत आता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द डिप्लेशन ऑफ द ट्रीज एंड फॉरेस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। ये भी हमारा एक इशूज़ है जो कि सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जिसे हम बोलते हैं कि वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में एक तरीके से रूपांतरण करना, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं।
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वन उन्मूलन। जैसे कि एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं, जबकि उष्ण कटिबंध में लगभग 40%, 40% आपके वन नष्ट हो गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इसकी वर्तमान स्थिति काफ़ी दयनीय है कि 20वीं सदी के प्रारंभ से लेकर भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30 आपका प्रतिशत भाग जो जंगल थे, इस समय सदी के अंत तक ये घटकर लगभग 21.54% रह गया है। तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में ये रिकमेंडेशन में सिफारिश किया गया था कि मैदानी इलाकों में जो 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए, और मैदानी इलाकों में 33% और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% जंगल क्षेत्र होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन किस प्रकार होता है। इसके लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य के कई ऐसे कार्य हैं वन उन्मूलन यानी वनों के उन्मूलन में सहायक होते हैं। तो वन उन्मूलन का एक मुख्य कारण है कि वन प्रदेश को कृषि भूमि में बदला जाना, जिससे कि मनुष्य की जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो भोजन है वो उपलब्ध हो सके। जैसे टिम्बर है, इमारती जो लकड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, एनिमल्स फार्म है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जैसे पेड़ों को जो काटे जाते हैं, तो काटो और जलाओ, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जिसे हम झूम खेती कहते हैं, झूम खेती या कल्टीवेशन कहा जाता है, इसके कारण भी वन उन्मूलन हो रहा है। तो काटो एवं जलाओ कृषि में कृषि जंगल के वृक्षों को क्या करते हैं, काट देते हैं और जो भी पादप अवशेष को जला देते हैं, और उस राख का प्रयोग एक उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। तो खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उन पर हम पुनः उसको उर्वर किया जा सके, और किसान फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रक्रिया को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है। यदि देखा जाए तो वन उन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं, तो इसके मुख्य प्रभावों में से एक तो ये है कि वायुमंडल में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्ष जो अपने जैव भार में काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते थे, वन उन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए वन उन्मूलन के कारण ही आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी होती जा रही है, और इस कारण जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिससे हमारे मृदा का अपरदन होता है, और इसका कहीं न कहीं डेजर्टिफिकेशन यानी मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बाद रिफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन आपका डिफॉरेस्टेशन ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको इसी पर इश्यूज़ पर बस आपको काम करके लिखना है। नेक्स्ट, ओवर पॉपुलेशन। इट इज़ अ मेजर कॉज। द अर्थ's population is increasing drastically. It is estimated to be more than severe billion. The increasing population has led to a shortage of resources. ओवर पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं हमारे ड्रॉबैक लाने की कोशिश करता है, और इसमें
आपके जो जितने भी रिसोर्सेस हैं उसमें हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है। If this continues, it will be very difficult to sustain such a huge population. The other environmental issues, including pollution, waste management, deforestation, climate change, and global warming, are all associated with overpopulation. और इन सभी अभी जो मैंने इशूज़ पर डिस्कस किया है, उन सभी इशूज़ का भी एक न एक मेजर रीज़न आपका ओवर पॉपुलेशन के अंतर्गत भी आता है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट ओवर पॉपुलेशन इतने आपके इशूज़ रहें। इन सभी इन्वायरमेंटल इशूज़ पर यदि हम एक लीनियर सीक्वेंस में यदि हम सॉल्यूशंस पर बात करें तो कुछ हमने इशूज़ आपके मेंशन किए हुए हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और इसमें से एक दो आपके जो इशूज़ हैं कल हम अगले लेक्चर्स में उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आज सॉल्यूशंस में बात कर रहे हैं तो सबसे फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंटल इशूज़। रिप्लेस डिस्पोजल आइटम्स एंड रीयूजेबल आइटम्स। हमें क्या करना है, डिस्पोजल आइटम्स को रिप्लेस करना है और हमें ऐसे आइटम्स को यूज करना है जिसको हम बार बार, ठीक है। द यूज ऑफ पेपर शुड बी अवॉइडेड। हमें पेपर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर अवॉइड करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेपर का वर्क को हम यूज कम करेंगे उतनी ही इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। और कम होने से कहीं ना कहीं जो भी इन ट्रीज़ का जो हमारा कटाई हो रही है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगा। कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, कंजर्व करना है। सपोर्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। हमें एनवायरमेंटल जो नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखना है और नेचुरल रिसोर्सेज का जितना हम कम से कम यूज करें। रिसाइकिल द वेस्ट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल इशूज आर ए वार्निंग ऑफ अपकमिंग डिसास्टर। आज प्रेजेंट टाइम में सिनारियों में जितनी भी तरीके की हम इस तरीके की विपदाएँ को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंटल इशूज जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ही तरह एक हार्मफुल इफेक्ट्स के रूप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए दीज इशूज़ और नॉट कंट्रोल, यदि इन इशूज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ की वो लाइफ हमारे कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग क्लास में लेक्चर में इस तरीके की इशूज़ जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।